कृतिका भाग 2 का पहला चैप्टर माता का अंचल का ये पहला प्रश्नोत्तर है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो बच्चे को इसका उत्तर है, बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता होती थी और भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था। पर जब उस पर विपदा आई यानी कि मुसीबत आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। अगला प्रश्न है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो भोलानाथ भी बच्चों की स्वाभाविक आदत के अनुसार, जैसे बच्चों की स्वाभाविक आदत होती है ना कि कितना भी रो रहे हैं और उनके साथ के बच्चे आ रहे हैं या किसी खेल में वो लग गया तो वो सारा दुख अपना भूल जाता है, रोना गाना भूल करके उस खेल में लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वह उसकी हर खेल व हुड़दंगे के साथी हैं। अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। उसी मग्न अवस्था में वह सिसकना भूल जाता है, यानी खेल में वो मग्न हो जाता है और फिर सिसकना भूल जाता है। अगला प्रश्न है कि आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। देखिए यहाँ पर एक तुकबंदी लिखी गई है और आपको अपने खेल से संबंधी यदि कोई तुकबंदी वाली कविता याद है या जो कुछ कहते थे, किसी को चढ़ाते थे, तो वो आप स्वयं से भी लिख सकते हैं। इसमें लिखा है कि बचपन के मुझे भी अपने बचपन के कुछ खेल और एक आध तुकबंदियाँ याद हैं। अटकन बटकन दही चटाके बन फूल बंगाले दुष्टा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे सो। इसी तरीके से अगर आपको भी कुछ याद है तो आप यहाँ पर इसकी जगह पे वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ और उसके साथियों की खेल और खेलने की सामग्री आपकी खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते थे। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों की पत्तियां, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी। इसी को अपना खेल का सामान बना लेते थे, जिनसे वो खेलते थे और खुश होते थे। आज जमाना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पहले माता पिता अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन आज कि जमाने को देखते हुए और विकास को देखते हुए वे उस अनुरूप अपने बच्चे के लिए मनोरंजन के साधन की व्यवस्था करते हैं। वे बच्चों को बेफिक्र अनुमति नहीं देते हैं। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम और कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में बहुत अलग है। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल खर्च के ही प्राप्त हो जाती, परंतु आज की खेल सामग्री वीडियो, कैरम बोर्ड, लूडो, चेस, कंप्यूटर गेम, इन सब चीज़ों पर हमें क्या करना पड़ता है? खर्च करना पड़ता है, तब फिर ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं खेलने के लिए। परंतु आज खेल सामग्री स्वनिर्मित ना होकर के, यानी कि अपने से निर्मित ना होकर के बाजार से खरीदनी पड़ती है। आज के युग में खेलने की समय सीमा भी तय कर ली जाती है, अतः आज खेल में स्वच्छंदता नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। तो पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया है। उनमें है पहला, रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठे हुए भोलानाथ का आईने में अपने आप को देखकर खुश होना और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं तो लजाकर उसका आईना रख देने की अदा बड़ी प्यारी लगती है। और दूसरा, बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इससे प्रसन्न होना आदि बड़े ही आनंदमयी प्रसंग हैं।
तीसरा, बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए, यानी कि बारात गुड्डे गुड़िया को जो खेल खेलते हैं, उसका नाटक करते हैं, तो रचते हुए समधी का बकरे पर सवार होना और दुल्हन को लिवा लाना, व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। बच्चों की खेल में एक ओर जहाँ समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है, तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग और उनका बचपना। चौथा है कहानी के अंत में भोलानाथ का माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना और बाबूजी के बुलाने पर भी माँ की गोद ना छोड़ना एक मर्मस्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है और अनायास माँ की याद दिला देता है। अगला प्रश्न है इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो गाँवों में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी छाँव से घिरा कच्ची मिट्टी एवं छान का घर हुआ करता था। आज ज़्यादातर गाँवों में पक्के मकान ही देखने मिलते हैं। पहले गाँव में भरे पूरे परिवार होते थे। आज एकल संस्कृति ने जन्म लिया है कि लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करते हैं और एक एकाकी परिवार में रहना पसंद करते हैं, जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं। और अब गाँव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग हो रहा है। घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग तथा विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। पहले की तुलना में अब किसानों यानी कि खेतिहर मजदूरों की संख्या घट रही है, क्योंकि अब लोग खेती करना कम पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होता है और मेहनत करने के बावजूद भी कभी अगर मानसून सही समय पे नहीं आता है या बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो खेतों को नुकसान भी पहुंचता है। इस वजह से लोग नहीं करना चाहते हैं, लोग भागकर शहरों में काम करना पसंद करते हैं। तो इस वजह से अब किसानों की संख्या भी घट रही है। और पहले गाँव में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे और आज बनावटीपन देखने को मिलता है। आज उनमें बनावटीपन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो भी शहर से जुड़ते हैं और फिर वहाँ का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ता है और वो भी वैसे बनना ठनना चाहते हैं। सातवां है कि पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो आप इसको अपने मन से इसको लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे घटना दी गई है कि मुझे भी मेरे बचपन की घटना याद आ रही है, जो नीचे वर्णित है कि मैं आंगन में खेल रहा था। कुछ बच्चे पत्थर फेंककर पेड़ पर फंसी पतंग निकालने का प्रयास कर रहे थे। अचानक एक पत्थर मेरी आँख पर लगा और मैं जोरों से रोने लगा। मुझे पीड़ा से रोता हुआ देखकर माँ भी रोने लगी। फिर माँ और पिताजी मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब कहा डरने की बात नहीं है, तो दोनों की जान में जान आई। इसी प्रकार की कोई घटना जो आपसे जुड़ी हो, आप उसे लिख सकते हैं। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ, उसे अपने शब्दों में लिखिए। माता का अंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है और इसमें लेखक ने अपने शैशव काल का वर्णन किया है। भोलानाथ के पिता के दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना व उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना आदि उनके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममत्व से भरी हुई हैं। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर के चिंतित है। और दूसरी ओर उसको जब वो लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ स्वयं भी रोने व चिल्लाने लगती, वो स्वयं भी रोने लग जाती, चिल्लाने लग जाती, क्या हुआ मेरे बच्चे को, बहुत परेशान सी हो जाती हैं। और अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती हैं और उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया है कि भोलानाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता के साथ बीतता है और कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा सा लगता है, क्योंकि जैसे माता का अंचल रखा गया है और ज़्यादा समय उसका पिता के साथ बीतता है, तो पहले तो कुछ अटपटा सा लगता है। पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, बात समझ में आने लगती है कि इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया से में ही शुरू होता है और पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं। विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं
परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रिया होती है, वैसी प्रतिक्रिया या उतनी तड़प एक पिता में नहीं हो सकती। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी हैं, उसके आंसू से खिन्न हैं। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध खो देती हैं। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सकें। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। उसके बाद तो बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पाठ का शीर्षक माता का अंचल क्यों उचित है। पूरे पाठ में माँ की ममता ही प्रधान दिखती है, इसलिए कहा जाता है कि पाठ का शीर्षक सर्वथा उचित है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है माँ की ममता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्ति करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को निम्नलिखित तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। माता पिता को कहानी सुनाते हैं, कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर अपना प्यार व्यक्त करते हैं। माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर वो अपना प्रेम अभिव्यक्ति करते हैं। माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर के वो अभिव्यक्ति करते हैं। वह अपने माता पिता से रोध होकर या जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। तो ये कई तरीक़ों से वो बच्चे जो हैं अपना प्यार माता पिता के सामने अभिव्यक्त करते हैं। इस पाठ में बच्चों की दुनिया रची गई है, वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। तो प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतया ग्रामीण जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी 30 के दशक की है और तत्कालीन समय में बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था। उन पर पढ़ाई करने का दबाव अब जितना नहीं था। जैसे कि आज बच्चे क्या होते हैं, जैसे ही 3 साल कंप्लीट होता है उनको स्कूल में डाल दिया जाता है, प्री प्राइमरी स्कूल में डाल दिया जाता है और उसके बाद पढ़ना शुरू कर देते हैं। और पहले क्या होता था, कहीं बच्चे 5 साल के हो जाते थे उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते थे और इतनी बुकें भी नहीं होती थी, इतना बर्डन नहीं होता था पढ़ाई का उनके ऊपर जितना कि आज है। और ये अलग बात है कि उस समय उनके पास खेलने के अधिक साधन नहीं थे। वह लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। और आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी में भर्ती करा दिया जाता है। आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलने में लगे रहते हैं या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या कार्टून आदि में ही अपना समय बिता देते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। तो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल पठनीय है, यानी कि पढ़ने के योग्य है। आप लोग समय निकालिए। और मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है जो कि एक आंचलिक उपन्यास है, तो इसे आप लोग पढ़िए। और नागार्जुन का जो उपन्यास है वो बल शर्मा, ये भी आंचलिक उपन्यास है, इसको भी पढ़िए। ऐसी बुक मिले तो ऐसे पढ़िए, नहीं तो फिर आप गूगल पे सर्च करके आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये आपका जो पार्ट है का प्रश्नोत्तर है यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।